हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है मेरा क्या, क्रिटिकल फिनोमिना और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो देखो बच्चों, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड by application of pressure at particular temperature। समझ गए ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर का यूज करके और गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वही क्या है, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस at critical values of temperature, pressure and volume. Therefore, it is also called critical phenomena। समझ गए ना बच्चों कि जो लिक्विफिकेशन है वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की एक क्रिटिकल वैल्यू पर ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसे क्रिटिकल फिनोमिना बोला जाता है। अब देखो, जो लिक्विफिकेशन है मतलब गैस का लिक्विफिकेशन कूलिंग द्वारा भी किया जा सकता है और बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बट कूलिंग प्रोसेस इज फाउंड टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बिकॉज एवरी गैस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी रेंज ऑफ प्रेशर। देखो बच्चों, गैस का जो लिक्विफिकेशन है ना वो कूलिंग करके मतलब गैस को ठंडा करके या फिर प्रेशर का यूज करके, हाई प्रेशर यूज करके किया जा सकता है लिक्विफिकेशन। लेकिन ये देखा गया कि गैस को कूलिंग मेथड द्वारा लिक्विफाइड करना प्रेशर के एप्लीकेशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक गैस का एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस को किसी भी प्रेशर रेंज पर लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। दिस सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर गैस है तो आप कोई भी प्रेशर की रेंज वैल्यू अप्लाई कर दें, गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं गैस का, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। और अब यदि हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आता है। और अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होने लगेंगे एंड अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट। मतलब टेम्परेचर जैसे ही आप डाउन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी और डिस्टेंस कम होने से उनमें अट्रैक्शन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे और वो अल्टीमेटली लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डाउन ना करें, केवल एप्लीकेशन प्रेशर अप्लाई करें तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी और ऐसे में मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं आएगा बल्कि रिपल्सन होगा और कितना भी प्रेशर यूज कर लें गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। तो हम देखते हैं, तो हम इस सारा मैटर को जो मैंने आपको समझाया उसको मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूं जो आप उसे नोट करोगे। तो अब हम लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो द process of conversion of gas into liquid by application of pressure at particular temperature is called liquefaction of gas. Okay, liquefaction takes place
at critical values of temperature, pressure and volume. Therefore, it is also called critical phenomenon. Okay. Liquefaction can be done by application of pressure or cooling, but cooling method is found to be more important than application of pressure. ओके, मतलब ये तो समझ गए हो गया आप कि गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर से, तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन एक पर्टिकुलर या क्रिटिकल वैल्यूज टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की इन क्रिटिकल वैल्यूज पर स्टार्ट होता है, इसीलिए से बोला गया है क्रिटिकल फिनोमिना। गैस को लिक्विफाइड करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मेथड की रिस्पेक्ट में उसको कूल करके कूलिंग मेथड द्वारा लिक्विफाइड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, इसको आगे लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि गैस को कूलिंग मेथड द्वारा लिक्विफाइड करना ज़्यादा इजी है देन प्रेशर को अप्लाई करके। बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करके हम टेम्परेचर में कोई चेंज ना करें, केवल प्रेशर अप्लाई करें और गैस को लिक्विफाइड करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक गैस के लिए, समझ गए ना, यही मैंने लिखा है कि फॉर एवरी गैस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। दिस सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जहां पर गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, जिसके नीचे, लेकिन इसके ऊपर गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, चाहे प्रेशर की कोई भी रेंज यूज करें। अब आता है कि लिक्विफिकेशन कूलिंग मेथड से क्यों जल्दी होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ड्यूरिंग द कूलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिक्रीजेस एंड इफ वी इंक्रीज प्रेशर, और अब हम यदि प्रेशर इंक्रीज करते हैं देन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एंड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब जब मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में पहुंचते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा, अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। मान लिया जाए कि ये है गैस, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, आपने प्रेशर अप्लाई किया, पहले ये डिस्टेंस कम हो गई, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ओके, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, समझ गए ना बच्चों, अट्रैक्शन फोर्सेस वो तो इंक्रीज होंगे, और जब अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूल और पास आते जाएंगे और अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। तो ये मान लिया जाए कि गैस की, ये क्या है, वेपर। देखो ये है, यहां का जो टेम्परेचर है अबाउट टीसी, यहां का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो लेस देन टीसी है। मींस जब गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो, चाहे प्रेशर कुछ भी हो, तो वो गैसियस स्टेट कहलाती है। जब गैसियस स्टेट में ही रहे लेकिन गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या हो जाए, कम हो जाए, यहां पर कम हो गया, तो ये कहलाती है वेपर फेज। अब इस वेपर फेज को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, तो अब जो प्रेशर अप्लाई करोगे ना उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। इसके बाद गैस, मान लो यहां पर
ये P-1 है तो ये लिक्विफाइड कर रही है गैस को, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा अब क्रिटिकल प्रेशर। हम अलग से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिया है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। द सर्टेन टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी रेंज ऑफ प्रेशर, एनी रेंज ऑफ प्रेशर, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो है कि जब गैस को अगर ठंडा ना करें, केवल प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो गैसियस फॉर्म में ही बना रहेगा। टेम्परेचर डाउन करते जाओगे, जब गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा तो वो वेपर फेज में आ जाएगी। उसके बाद प्रेशर यूज करोगे P, तो यहीं पर ये PC, तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा गैस को। अब ये कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, डेंसिटीज बिटवीन, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन densities of liquid phase एंड वेपर फेज। ये ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, क्वेश्चन होता है, कंपटीशन में आया है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर किसी भी गैस की लिक्विड फेज और उसकी वेपर फेज में कोई डेंसिटीज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब दोनों फेज लगभग एक सी होगी, एक कंटिन्यूटी बनी होती है दोनों फेसेस के बीच, बिना टाइम के साथ वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते। ये एक ऐसा टेम्परेचर भी है जहां पर किसी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या हो जाता है, जीरो होता है। समझ गए बच्चों कि वो टेम्परेचर जहां पर किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन जीरो हो जाए, मींस लिक्विड और वेपर फेज की डेंसिटी सेम हो जाए, जहां पर गैस बिल्कुल लिक्विफाइड होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, वो टेम्परेचर है TC। TC का फॉर्मूला होता है TC = 8A/27 RB। अब आपको TC में और क्या याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए कि TC पर क्या क्या होता है। देखो at TC there is no differences between liquid phase and vapor phase, and also no difference between densities of vapor phase and liquid phase। एक तो ये पॉइंट याद रखना, ओके। मतलब ये वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड और वेपर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, अर्थात दोनों की डेंसिटीज मीन से दोनों की डेंसिटी सेम हो जाती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एट दिस टेम्परेचर there is no surface tension, ओके। टेंशन ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड बन रहा है उसमें कोई सरफेस टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, दोनों की डेंसिटीज में कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई सरफेस टेंशन नहीं है। अगर आपसे ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पूछे, लिक्विफिकेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी TC। जिस गैस का TC जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इजीनेस क्या होगी, गैस लिक्विफाइड होगी। मतलब गैस का लिक्विफिकेशन TC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, TC ज्यादा गैस इजीली लिक्विफाइड होगी, TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है। या हम ये कहें कि इजीनेस ये है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल TC ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो TC ज्यादा गैसेस के लिए। तो इस तरह से आपको गैसों की साइज देख के, गैसों का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देख के उनके TC के बारे में बताया जा सकता है, अगर वैल्यूज ना दे रखी हो। और ये तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे TC। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं PC और BC, तो यहाँ तक आप नोट करो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं PC। PC मतलब होता है मिनिमम प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर वेयर गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट।
वही लिखा है मैंने कि द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू जस्ट लिक्विफाइड इट। समझ गए ना कि गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर में लिया गया है और वहां पर गैस को लिक्विफाइड करना है तो कितना टेम्परेचर जरूरी है, कितना मिनिमम प्रेशर जरूरी है, वो कहलाता है पीसी। पीसी का फॉर्मूला है A/27V²। फिर है क्रिटिकल वॉल्यूम VC, the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का क्या वॉल्यूम है उसे ही हम क्या बोलते हैं, VC। VC इक्वल टू होता है 3B, जहां B हम जानते हैं कि ये क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस। अब आता है कि पर्टिकुलर जो क्रिटिकल पॉइंट है, द क्रिटिकल पॉइंट पर Z की वैल्यू क्या होगी। Z मींस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर गैस, तो PCVC/RTC। तो ये सारी वैल्यूज को पुट अप कर दें तो Z आएगा 3/8। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब एक रिलेशन आता है वाइल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, इनका रेशियो क्या है। तो पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट एक पॉइंट होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर मींस ये वो टेम्परेचर है जिसके नीचे कोई भी गैस जूल थॉमसन इफेक्ट के अनुसार कूलिंग इफेक्ट शो करती है, मतलब ठंडी हो जाती है। जूल थॉमसन इफेक्ट के अनुसार अगर उसका जो है एक एक्सपेंशन कराया जाए तो गैस ठंडी हो जाती है। जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या किया जाता है कि एडियाबैटिकली गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक्सपांड किया जाता है, इससे गैस ठंडी हो जाती है। लेकिन इसके लिए एक टेम्परेचर जरूरत है, उस टेम्परेचर पर ही ऐसा होगा, उसके नीचे मतलब उसे बोला गया है इन्वर्जन टेम्परेचर। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे, अभी हमें यहाँ केवल ये देख रहे हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर, वाइल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, इनका क्या रेशियो है। तो देखो इन्वर्जन टेम्परेचर ये होता है वेयर टीबी क्या है यहाँ पर, वाइल्स टेम्परेचर। ओके, अब यहां पर अगर हम टीसी रेशियो टीबी रेशियो टीआई देखें तो क्या होगा। तो दीज टेम्परेचर्स आर रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ दिस टेम्परेचर। तो टीसी 8A/27 RB, रेशियो टीबी A/RB, रेशियो टीआई 2A/RB। और रेशियो देखें तो 8/27 रेशियो 1/2। तो ये इनका रेशियो है टीबी और टीआई का। अब इनका ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर में टीसी से ग्रेटर देन है टीआई, इससे ग्रेटर देन है टीबी, और टीबी से ग्रेटर देन है टीआई। वेयर ए एंड बी ये हैं वांडर्स वाल्स कांस्टेंट्स फॉर गैस। तो अगर हमें वंडर वाल्स कांस्टेंट पता है गैसेस के, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उनके ये सारे टेम्परेचर्स, क्योंकि एक का रेशियो पता है तो दूसरा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशंस है, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ गैसेस के लिए टीसी, पीसी, वीसी ये वैल्यूज दे रखी हैं। इन वैल्यूज को देख के आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टीसी, मतलब गैसों का टीसी ज्यादा तो लिक्विफिकेशन इजी होगा। जैसे H2O, NH3, ठीक है, CO2, O2, N2, जितना ज्यादा, इसी प्रकार फिर H2 और उससे हीलियम। तो आप इन टेम्परेचर्स को देख के लिक्विफिकेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। पीसी ध्यान रखें, पीसी आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा टीसी है उतना ही ज्यादा पीसी है। इस तरह से पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टीसी, और ध्यान रखें बीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बी, जितना ज्यादा बी उतना ज्यादा बीसी।
अब आते हैं कि टीसी किस पर डिपेंड करता है, तो ए पर। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, टीसी गैस का या उस वेपर का उतना ही ज्यादा होगा। ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रेंथ, बल्कि आपको यहां रखना है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा ए। और बी जो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जितनी बड़ी साइज का होगा, ध्यान रखें, बी उतना ज्यादा होता है। ऑब्जेक्ट दे रखे हैं आपको मॉलिक्यूल्स H2, He, CO2 इस तरह से दे रखा है, O2 पूछा है इसमें किसका बी ज्यादा होगा, तो देखें कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा एटम्स उसकी साइज बढ़े। ओके, तो इस तरह से साइज जो होती है, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स, ओके, और नंबर ऑफ एटम्स। और बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ये लिखा है CH4, CO2, O2 और हीलियम, तो ये ऑर्डर मिलेगा इनकी बी का। ओके, और अगर यहां लिखा है HF, NH3, H2O और HF